हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं को स्टडी करेंगे। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं आता है। मनुष्य ने प्रकृति में अपने आसपास की वस्तुओं को देखा और उन्हें गिनना शुरू किया। इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे जो ये गिनती हैं, इन्हीं गिनतियों को प्राकृतिक संख्याएं कहा गया। संख्याओं के समूह को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे यहाँ लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 जोड़ देने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार संख्याओं का जो यह समूह है इसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब आता है इसमें पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार आगे, इन संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर संख्याओं का जो समूह हमें प्राप्त होता है, इस समूह को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी जो इसमें पूर्ण संख्या है उसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ने से हमें उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। अब इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को लिखने पर, जैसे यहां प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये लिखी है हमने। इन संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं, इसमें माइनस का चिन्ह इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें -1, -2, -3, -4, -5 और इस प्रकार आगे और मिलती हैं। 0 इसमें शामिल है। तो प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं के रूप में लिखने पर और शून्य को इसमें शामिल करते हुए जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, यह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलन। ज़ेहलन ये जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू काउंट। इसके Z लेटर से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। I या Z से पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आप देखें कि सबसे बड़ी जो इसमें संख्या है उसे भी नहीं लिखा जा सकता है और सबसे छोटी संख्या -5 के बाद -6, -7 इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार न तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कोई होती है और न ही कोई सबसे छोटी संख्या इसमें होती है। नो लीस्ट नंबर इंटीजर, नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। यह भी इसीलिए अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यहां 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक।
इस प्रकार शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और न ही धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 जो ये मैंने लिखे हैं, इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जबकि माइनस के जो हमने ये संख्याएं लिखी हैं, ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और इनको धनात्मक पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। इन्हें हम योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। और ये योगात्मक प्रतिलोम किनका है? प्राकृतिक संख्याओं का। इस प्रकार 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होता है। अब हम आते हैं इसमें अगली संख्याओं पर, जो कि परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, P/Q, इसलिए इनको क्वोशंट के फॉर्म में Q के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एंड Q इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स P/Q। P/Q के रूप में लिखी हुई संख्याओं का समुच्चय होगा। यहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है, तथा P व Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उन्हें हम परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जिसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1/2, 3/4, -7/9, 11/-13 और इसी प्रकार अन्य, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये 1 और 2 यहाँ दोनों ही पूर्णांक हैं, 3 और 4 ये दोनों पूर्णांक हैं, -7 ऋणात्मक पूर्णांक है और 9 यहाँ धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार P और Q के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप जानते हैं भिन्न में अंश बटा हर के रूप में लिखा होता है। ये अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर। इस प्रकार भिन्न और परिमेय संख्याएं एक दूसरे की जैसी लगती हैं। क्या दोनों संख्याएं आपस में समान होती हैं? नहीं। समझिए क्यों। भिन्न
सदैव धनात्मक होती है। भिन्न जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। अब भिन्न सदैव धनात्मक क्यों होता है, अब ये प्रश्न उठता है। तो आप देखें, एक व्रत ले लेता हूं मैं। इस व्रत में आप देखिए मैं इसके 4 भाग कर रहा हूं बराबर। इन 4 भाग में एक ये जो हिस्सा है इस व्रत के 4 बराबर भाग करने के बाद मैं यदि एक इस भाग को लेता हूं तो ये इस भाग को हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि 4 में से एक भाग है इसका। तो जब भी कोई राशि भाग के रूप में लिखी होती है, उसका हिस्सा होता है, उसका एक पार्ट होता है, उसे हम ऋणात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसीलिए भिन्न सदैव धनात्मक राशि होती है, क्योंकि 4 के एक हिस्सा है 4 में से। शेष भाग की बात करें 1, 2 और 1 ये 3, तो इन तीनों भाग को हम लिखेंगे 4 में से 3 भाग हैं, 3 आउट ऑफ 4, इसीलिए हम इसे धनात्मक रूप में ही लिखते हैं। इसके बाद आती हैं इसमें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 आदि। इसमें वर्गमूल 4 नहीं आता है, क्योंकि वर्गमूल 4 का जो मान होता है वो 2 होता है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार वे संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उन संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार घनमूल के लिए है 2 का घनमूल, 3 का घनमूल, 4 का घनमूल एंड सो ऑन। क्यूब रूट ऑफ 2, 3 एंड 4 ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार वे सभी संख्याएं जो कि पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण घन नहीं हैं, उन संख्याओं का घनमूल लेने पर वे संख्याएं कैसी होंगी, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि ये जो करनी चिन्ह के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं ये ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए ये संख्याएं। फिर इसमें आता है पाई और ई। ई भी और पाई भी, ये दोनों भी अपरिमेय संख्याएं हैं। ई क्या होता है, ई चरघातांकी श्रेणी में प्रयोग होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में आता है। और नेचुरल लॉग का बेस ये ई होता है। नेचुरल लॉग में जो बेस हम प्रयोग करते हैं वो ई होता है। इस प्रकार ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में मैं आपको और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो उसके दशमलव प्रसार पर आधारित होगा, जिसके अनुसार हम इन्हें बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। वो हम जब अगली जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज में आपको मैं दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना, उनकी पहचान करना, ये मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक,
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया है। अब आता है इसमें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, फिर आता है इसमें पूर्ण संख्याएं, और फिर पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको बताया था काउंटिंग जो होती है, गिनती 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप जानते हैं कि हम इन सभी संख्याओं को 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 एंड 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये P/Q के रूप में है। तो अतः प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से पूर्ण संख्याएं मैंने आपको बताई थी। पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको उदाहरण दिया था 0 1 2 3 4 का उदाहरण दिया था मैंने आपको। इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं 0 को हम 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1 और 3 को 3/1 के रूप में लिखा सकता है, जो कि P/Q के रूप में है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याएं थीं, जो कि 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, इस रूप में लिखी हुई थी। आप देखें 0 1 2 को तो मैं लिखकर बता चुका हूं। -1 को मिल सकते हैं -1/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। ये भी P/Q के रूप में लिखी गई संख्याएं हैं। P/Q के रूप की हैं ये सभी संख्याएं। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये तीनों ही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तीनों को ही हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये सभी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं। सुविधा के लिए हम /1 में बटा में 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसे लिखने में परेशानी होती है, समय भी ज़्यादा लगता है। अर्थ इसका वही है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके इनका जो समूह प्राप्त होता है, उस समूह को ही, संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अब आता है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसमें जो अंगणित में भाग की जो विधि थी, जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उसको बता देता हूँ। जैसे 25 को 3 से भाग देने पर 3 8 24, एक शेष बचता है। अगली संख्या 26 को 3 से भाग देने पर 3 8 24, अब 2 शेष बचता है। और 27 को 3 से भाग देने पर 3 9 27, 0 शेष बचता है। यहां 3 भाजक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाती है। इसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य कहते हैं।
इंग्लिश में डिविडेंड, जितनी बार वह संख्या भाग होती है भाजक से भाग देने पर उसे भागफल कहते हैं, कोशेंट। और जो है संख्या शेष बचती है, शेष रहती है, उस संख्या को हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। तो इस प्रकार आप देखें कि 3 से जब हमने 25 को भाग दिया तो ये 8 बार भाग होता है, 3 8 24 और एक शेष बचता है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 3 8 24, इन दोनों की गुणा कीजिए आप, और शेष रहता है इसमें 1 प्लस 1। तो इस प्रकार 25 3 8 24 और एक 25 बन जाता है। और यही क्रिया और यही नियम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का ही है, कुछ भी नया नहीं है। इसे आप बचपन से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और वही यहाँ पर नियम के रूप में लिख दिया गया है। अब आप इसको देखें। यहाँ एक बात और है ध्यान रखने के लिए, आप देखिए कि जो यह भाजक है 3, भाजक से जब आप भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या में, तो 3 जो संख्या है इससे आपने भाग दिया, तो भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वो 1 2 और 0 आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखें तो भाजक है 3 और शेषफल 1 2 और 0 है, जो कि 3 से छोटा है। तो इस प्रकार भाजक सदैव जो शेषफल होते हैं उनसे बड़ा होता है, या ये कहें जो शेषफल है वो भाजक से सदैव छोटा होता है। तो इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। इसके अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए दो अद्वितीय धन पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार हैं कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R and R lies between 0 and B। समझिएगा इसमें, यहां जो मैंने लिखा था कि 25 बराबर 3 8 24 जमा 1, यही रूप यहां पर है, आप देख लीजिएगा। यहां लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों A तथा B के लिए, A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां A को B से भाग दिया जा रहा है और Q कोशेंट है और R इसमें रिमाइंडर है। तब इसी प्रकार इसे लिखा गया है जो कि मैंने वहां लिखा है। और ये बिल्कुल साधारण रूप में आप देखें तो ये है जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं। भाज्य बराबर होता है, भाज्य जो बीच में लिखा है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सिंपली कुछ नहीं है इसमें, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर है, ये समझ में आपको आ गया होगा। और मैंने जैसे यहाँ लिखा है R रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मान 0 और B कौन है, भाजक, इन दोनों के बीच में शेषफल का मान रहता है 0 को मिलाकर। अब आता है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? कुछ नहीं है, सिंपली
जो आपने यहां पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यही है, कोई अंतर इसमें ऐसा नहीं है। अब बात यह है कि अंतर नहीं है तो इसको लिखा क्यों गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों लिखा गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, ये है बस, और कुछ नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह तब कहलाता है जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक से अधिक बार प्रयोग करते हैं, एक से अधिक चरणों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तभी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, और यही कलन विधि कहलाती है। सिंपल है, और कुछ इसमें नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे।